हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12th की भूगोल की दूसरी बुक का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास। बिल्कुल डिटेल में देखेंगे पूरा चैप्टर। हर बार की तरह जो डिटेल नोट्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ बाकी के डिटेल नोट्स यानी अदर टॉपिक्स के डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस या बाकी का जो भी कंटेंट है उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं chriscrossclasses.com। गूगल में जाइए और सिंपल crisscrossclasses.com लिखकर आपको ये सारा कंटेंट वहां पे मिल जाएगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो जो हमारा 9वां चैप्टर है उसके जो मुख्य बिंदु है, छोटा सा चैप्टर है बिल्कुल, इसीलिए हम इसे एक वीडियो के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि नियोजन क्या होता है, नियोजन के उपागम क्या क्या है, यानी किन किन भागों में इसे बांटा जाता है, किस किस प्रकार से नियोजन किया जाता है। तो पहला इसके अंदर है खंडित नियोजन। खंडित नियोजन क्या होता है, और उसके बाद देखेंगे प्रादेशिक नियोजन, और उसके जो दो भाग होते हैं कौन कौन से, एक तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और साथ ही साथ लक्ष्य समूह नियोजन। इसके बाद हम देखेंगे भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय विकास, यानी ये क्या है, ये उदाहरण है, ठीक है, किसका, नियोजन का। और लास्ट में देखेंगे सतत पोषणीय विकास। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, तो एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। बिल्कुल गौर से देखना और नोट्स की टेंशन मत लेना, वो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वरना आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि नियोजन क्या होता है, ठीक है। नियोजन का मतलब क्या होता है, देखिए नियोजन का अगर हम ट्रांसलेशन देखें तो वो होता है प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग करने का मतलब क्या है कि देखो जैसे आपके घर पे आपके पिताजी मान लीजिए महीने के अंदर 10,000 रुपये कमाते हैं या 20,000 कमाते हैं या किसी के 30,000 कमाते होंगे। तो सभी लोग क्या करते हैं, ठीक है, आपके घर के अंदर एक बजट बनाया जाता है, ठीक है भाई, बजट बनाया जाता है कि भाई हमारी 10,000, 20,000 या 30,000 सैलरी है, और उसके बिहाफ पर हम पूरे महीने खर्चा कैसे चलाएंगे, यानी कहाँ पर किसके अंदर कितना खर्चा करेंगे, यानी रूम रेंट कितना जाएगा, अगर घर खुद का है तो बिजली का बिल कितना जाएगा, पानी का बिल कितना जाएगा, आने जाने में कितना खर्चा होगा, बच्चों को कितना देना है, फीस कितनी जाएगी। तो इस तरीके से बजट बनता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है क्या, प्लानिंग करना या बजटिंग करना। सेम ऐसा ही होता है एक देश के अंदर, ठीक है। तो वर्तमान में उपस्थित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए योजना बनाते हैं, ठीक है भाई। तो क्या करते हैं भाई, वर्तमान में पहले ये देखते हैं कि हमारे पास है क्या क्या, ठीक है। तो वर्तमान में जितने भी हमारे पास संसाधन है, उदाहरण के लिए आपके परिवार के पास कितने संसाधन थे कि भाई 10,000, 20,000 या 30,000 रुपए थे। उसके आधार पर लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि भाई हमें इतनी सेविंग करनी है और इतना खर्चा करना है, और फिर वो किया कैसे जाएगा उसके लिए योजना बनाते हैं। सेम ऐसा ही देश में होता है कि भाई देश के पास संसाधन कितने हैं, उन संसाधनों को ध्यान में रखते हुए क्या करते हैं, भविष्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि भाई 5 साल बाद हमें देश को इतना आगे ले जाना है, यानी इस क्षेत्र में इतना विकास करना है, ठीक है। तो उन संसाधनों के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और फिर वो विकास होगा कैसे, इसके लिए क्या करते हैं, योजना बनाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है भाई, नियोजन बोला जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखें हम तो नियोजन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जाता है। पहला तो है खंडित नियोजन और दूसरा है प्रादेशिक नियोजन। पहला कौन सा, खंडित नियोजन, दूसरा प्रादेशिक नियोजन। तो खंडित नियोजन वह नियोजन है जब अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र, जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, सिंचाई क्षेत्र हो गया, विनिर्माण हो गया, ऊर्जा हो गया, परिवहन हो गया, आदि के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे कि मान लो हमें कृषि क्षेत्र का विकास करना है, या देश के अंदर सिंचाई व्यवस्था का विकास करना है, ठीक है, या फिर ऊर्जा का विकास करना है, या परिवहन क्षेत्र का। तो इस तरीके से क्षेत्रों को ध्यान में रखकर जब क्या करते हैं, नियोजन करते हैं, तो वो खंडित नियोजन कहलाता है। और अगर हम प्रादेशिक नियोजन के बारे में बात करें तो जब हम एक क्षेत्र को ले लेते हैं, जैसे हमें बिहार में विकास करना है, ठीक है, या असम में विकास करना है, ठीक है, या फिर हमें विकास करना है किसके अंदर, मान लो दिल्ली के अंदर। तो जब हम भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विकास करते हैं, यानी कोई एक जगह ले ली और वहां पर सभी क्षेत्रों का, यानी उस पूरी जगह के अंदर जितनी भी चीजें सबका विकास करना है, तो वो प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें खंडित नियोजन, तो ये वह नियोजन होता है जिसके अंदर एक क्षेत्र ले लेते हैं, जैसे कृषि क्षेत्र ले लिया, अब वो चाहे असम का हो, बिहार का हो, गुजरात का हो, या कहीं का भी हो, उसका संपूर्ण विकास करेंगे। तो इस तरीके से खंडित नियोजन में एक पर्टिकुलर क्षेत्र का विकास किया जाता है। अब यहाँ पर क्षेत्र का मतलब जगह नहीं है, यहाँ पर क्षेत्र का मतलब है जैसे कृषि क्षेत्र हो गया, सिंचाई का क्षेत्र हो गया। और प्रादेशिक नियोजन के अंदर मतलब है कि एक प्रदेश का, यानी एक जगह का क्या करना, संपूर्ण विकास करना। तो खंडित नियोजन जैसा कि मैंने आपको बताया, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण आदि के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना, उन्हें लागू करना, खंडित नियोजन कहलाता है। और प्रादेशिक नियोजन एक क्षेत्र विशेष के विकास से संबंधित कानून कार्यक्रमों को बनाना और उन्हें लागू करना क्या कहलाता है, प्रादेशिक नियोजन कहलाता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जो हमारा प्रादेशिक नियोजन है ना, उसे हम दो भागों में बांटते हैं। प्रादेशिक नियोजन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन और दूसरा होता है लक्ष्य समूह नियोजन, ठीक है। तो जैसे आपने बिहार ले लिया, तो बिहार के बारे में जब आप विकास कर रहे हो तो वो क्या हो गया भाई,
वो हो गया हमारा प्रादेशिक नियोजन। अगर आप कृषि क्षेत्र का विकास करो तो वो खंडित नियोजन हो जाएगा। फिर ये जो ये प्रादेशिक नियोजन था इसे दो भागों में बांट देते हैं, पहला कौन सा, लक्ष्य क्षेत्र, और दूसरा लक्ष्य समूह। अब इनके बारे में हम देखेंगे एक एक करके। तो शुरू करते हैं फटाफट से। देखो, लक्ष्य क्षेत्र नियोजन देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे, फिर लक्ष्य समूह नियोजन देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। तो लक्ष्य क्षेत्र नियोजन क्या होता है? तो क्षेत्रीय एवं सामाजिक विषमता को कम करने के लिए योजना आयोग ने दो योजनाओं के गुणों को प्रस्तुत किया था। यानी ये किसने बनाया? हमारे देश के योजना आयोग ने, यानी प्लानिंग कमीशन ने। उसने कहा कि भाई इसके अंदर मुख्य रूप से जो क्षेत्र विशेष के लिए योजना बनाई जाती है और लागू की जाती है, ठीक है, उसको किस में शामिल किया जाता है? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन के अंदर। जैसे पर्वतीय क्षेत्र का विकास करना, मतलब जो क्या हो, एक विशेषता से संबंधित हो। जैसे जो पर्वतीय क्षेत्र है तो देश में कहीं भी पर्वतीय क्षेत्र हो उसका विकास करना क्या हो जाएगा? पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर सूखा संभावित है, यानी जहां पर सूखा पड़ सकता है, तो उसका जब विकास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? सूखा संभावित क्षेत्र, ठीक है। इसके अलावा जैसे भरमौर क्षेत्र के अंदर जनजातीय विकास था, उसके लिए कार्यक्रम चलाया गया था, तो ये भी क्या है? ये लक्ष्य क्षेत्र नियोजन है, ठीक है। तो अगर इनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आपको इतना याद रखना है कि खंडित नियोजन, जिसमें खंडों का क्या किया जाता है? नियोजन, जैसे कृषि, सिंचाई, उद्योग। प्रादेशिक नियोजन, जिसमें एक विशेष क्षेत्र का नियोजन किया जाता है। फिर प्रादेशिक नियोजन का एक भाग कौन सा? लक्ष्य क्षेत्र, जिसमें क्या करते हैं? किसी क्षेत्र की विशेषता, जैसे वो पर्वतीय है, मैदानी है, सूखा संभावित है या किसी जनजाति से संबंधित है, उसके आधार पर विकास करते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, इसके अंदर क्या होता है? देखो, हमारे देश में जो 5वीं पंचवर्षीय योजना बनी थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों, यानी जो हमारा उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उसके जितने भी पर्वतीय जिले हैं, असम के उत्तरी कछार की पहाड़ियां हैं, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग का जिला है, तमिलनाडु के नीलगिरी, जैसे 15 जिलों में सुविधाओं और उद्योगों का विकास करना था। यानी किससे संबंधित था? पर्वतीय क्षेत्र से। दूसरा होता है हमारा सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। इसके अंदर मेनली क्या था? इसके अंदर ये था कि भाई जितने भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सूखा पड़ने की संभावना रहती है, तो उन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना और सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए क्या करना? प्रयास करना। ये था सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। इसके अलावा एक कार्यक्रम किससे संबंधित था? भरमौर क्षेत्र, ये जगह का नाम है। तो भरमौर के अंदर जो जनजातियों के विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया था वो क्या था? भरमौर क्षेत्र में समन्वित जनजातीय कार्यक्रम। ये कार्यक्रम चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दो तहसीलों, प्रमोद और होली में, ठीक है भाई। तो ये कार्यक्रम चलाया गया था हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के दो तहसीलों, प्रमोद और होली में। यहाँ पर मुख्य रूप से गद्दी जनजाति समुदाय रहता है। कौन सा रहता है भाई? गद्दी जनजाति समुदाय, ये जनजाति का नाम है। यहाँ की जलवायु अत्यंत कठोर है, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसीलिए जलवायु क्या अत्यंत कठोर है और संसाधनों की कमी है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 32,246 थी और जनसंख्या का घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब घनत्व तो सबको पता चल ही गया होगा, ठीक है। अगर ना हो तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है, या फिर पिछली वाली वीडियोस जाके देख लेना। जनसंख्या का जो मुख्य रूप से क्या काम था वो था कृषि था, यानी वो ज्यादातर काम क्या करती थी? कृषि करती थी, यानी वहां पर उपस्थित ज्यादातर लोग कृषि किया करते थे। क्षेत्र के विकास के लिए एक विकास कार्यक्रम चलाया गया और इसकी शुरुआत कब हुई? 1970 में। इसमें गद्दी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया। अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है भाई? जो हमारी एसटी होती है, तीन होती है ना, एक तो एससी होती है जो अनुसूचित जाति होती है, एसटी होती है अनुसूचित जनजाति, और तीसरी कौन सी होती है? ओबीसी, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इसे किस में शामिल किया? एसटी में शामिल किया, यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया, ठीक है। 1974 में, यानी ये तो 1970 में किया गया था, 1974 में इन्हें आईटीडीपी यानी इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा भी बना दिया। यानी एक प्रोग्राम था जो किसके लिए चलाया जाता है? ट्राइबल, यानी जो जनजाति हैं उनके विकास के लिए, तो उसका हिस्सा बना दिया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भाई जो गद्दी समुदाय का क्षेत्र है वहां पर आधारिक संरचना, जैसे स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, सड़कें हो गई, इन सब का निर्माण करना और कृषि के नए और प्रभावी तरीकों को विकसित करना, ठीक है भाई। साथ ही साथ वहां जो पशुपालन किया जाता है उसमें वैज्ञानिक तरीकों को बढ़ावा देना और स्वच्छ जल संचार तंत्र और बिजली की उपलब्धता कराना, यानी बेसिकली उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास करना इसका क्या था? प्रमुख लक्ष्य था, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला हो गया हमारा, जिसके अंदर एक विशेष क्षेत्र के बारे में, जैसे कि जो पर्वतीय था या फिर पहाड़ी क्षेत्र था या फिर जहां पर सूखा पड़ने की संभावना थी, ऐसे क्षेत्रों का विकास किया गया। तो ये कौन से होते हैं? लक्ष्य क्षेत्र नियोजन होता है, ठीक है, लक्ष्य। और इसके बाद अगर हम देखें तो लक्ष्य समूह नियोजन कौन से होते हैं? तो लक्ष्य समूह नियोजन, इसके अंतर्गत एक विशेष समूह के लिए योजना बनाई जाती है। समूह का मतलब हो गया जैसे कि सीमांत किसान हो गए, लघु कृषक विकास संस्था हो गई, यानी कि कोई एक पर्टिकुलर संस्था हो गई, उसके लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं? लक्ष्य समूह नियोजन के अंतर्गत आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर दो उदाहरण लिख सकते हो आप। पहला कौन सा? लघु कृषक विकास संस्था और सीमांत किसान विकास संस्था। ये क्या करती है? जो छोटे दर्जे के किसान है, सीमांत किसान जिन्हें बोला जाता है, ठीक है, जो कि छोटे दर्जे के होते हैं, उनके विकास के लिए काम करते हैं। लघु कृषक,
क्योंकि छोटे किसानों से थोड़े बड़े, यानी जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें तो सीमांत बोल देते हैं, उनसे थोड़े बड़े कौन से होते हैं, लघु कृषक, तो उनके विकास के लिए जो काम करते हैं। ठीक है, तो जो बेसिकली देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि पहला बताया खंडित नियोजन। खंडित नियोजन तो बिल्कुल सिंपल था कि किसी खंड के बारे में, जैसे कृषि का विकास कर दो, ठीक है, या फिर किसी और क्षेत्र का, जैसे जो आपका ऊर्जा क्षेत्र है, परिवहन क्षेत्र है, इन सब का विकास कर दो। दूसरा कौन सा बताया, प्रादेशिक बताया। प्रादेशिक के अंदर क्या था कि भाई किसी विशेष प्रदेश का विकास करना, जैसे मान लो यूपी हो गया या हमारा बिहार हो गया, ठीक है, या ऐसे ही और जितने भी क्षेत्र है उन सब का विकास करना। और इसके अंदर दो बताए, एक तो लक्ष्य क्षेत्र बताया और एक लक्ष्य समूह बताया। इसके अंदर क्या है मेनली कि लक्ष्य क्षेत्र के अंदर किसी क्षेत्र को ले लेते हैं जिसकी एक पर्टिकुलर विशेषता होती है। विशेषता कैसी कि मान लो वो क्षेत्र पर्वतीय हो सकता है, पहाड़ी हो सकता है, तो इस तरीके से एक क्षेत्र को ले लेते हैं। और दूसरी तरफ जो समूह वाला था, ठीक है, उसके अंदर क्या करते हैं कि किसी विशेष समूह को ले लेते हैं, यानी संस्था को ले लेते हैं, जैसे लघु कृषक विकास संघ हो गया, ठीक है, या फिर सीमांत किसान विकास संस्था हो गई। तो इन सब तरीके से समूहों का विकास किया जाता है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। सतत पोषणीय विकास, देखो सतत पोषणीय विकास विकास का वह प्रकार है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, जो हमारे पास संसाधन है वो तो सीमित है ना भाई, संसाधन तो बहुत सारे हैं नहीं है। अब मान लो आपके पिताजी 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, तो हर महीने वो कुछ ना कुछ, मान लो 5,000 6,000 कुछ तो बचाते हैं ना, कि आगे जाके काम आएंगे। ठीक है, तो सेम ऐसे ही देश के संसाधनों को क्या करना, बचाना। ठीक है, यानी उनका समझदारी से प्रयोग करना, क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ताकि जैसे आपके पिताजी ने प्लानिंग की ना कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ी, यानी मेरे बच्चे होंगे, पोते होंगे, उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसे ही एक देश भी क्या करे, प्लानिंग करे कि भाई जो मेरी आगे आने वाली पीढ़ी है उसको संसाधन ना मिले। संसाधनों का मतलब कि जैसे मान लो आपके कोयला पेट्रोलियम हो गए, ठीक है, या जो उपस्थित संसाधन है जैसे वन्य जीवन हो गया, भूमि हो गई, इन सब की गुणवत्ता बनी रहे, ताकि आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको क्या ना हो, समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो इसे बोला जाता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास विकास का वह प्रकार है जिसके अंतर्गत वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाती है जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों की कमी ना हो। यानी वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता ऐसे पूरी करे जिससे उसकी भी जरूरत पूरी हो जाए और भविष्य में आने वाली पीढ़ी की जरूरत भी पूरी हो जाए। ठीक है, इसे बढ़ावा देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सोचो आपके पिताजी पूरे 20,000 रुपए खर्च कर दें तो आगे आपको जाकर ही समस्या होगी ना। मान लो आपको कुछ नया खरीदना है, महंगा खरीदना है, तो सेविंग्स तो होगी नहीं, या ना हो पर ऐसा हो जाए कि भाई कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस स्थिति में भी पैसे नहीं होंगे। ठीक है, तो इसी वजह से सेविंग करना जरूरी है और इसी वजह से सतत पोषणीय विकास जरूरी है, क्योंकि यदि वर्तमान पीढ़ी सभी संसाधनों का उपयोग कर लेगी तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन जीना क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने वाले उपाय कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि भाई सतत पोषणीय विकास होता क्या है, ठीक है, इसको बढ़ावा देना क्यों जरूरी है, तो बढ़ावा दे कैसे। तो देखो किन उपायों के द्वारा सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो देखो सबसे पहला जंगल का संरक्षण करके। हमें पता है कि भाई जंगल के बिना जीवन होना क्या है, नामुमकिन है। ठीक है भाई, तो अगर पेड़ नहीं होंगे तो मनुष्य का होना भी क्या है, संभव नहीं है। तो इसी वजह से जंगलों का संरक्षण करना जरूरी है। दूसरा, क्षेत्रों का समान विकास करके। तो अगर आप गौर से देखें तो जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्र है, ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप मुंबई जैसे क्षेत्रों को देखें तो ये सब क्या है, ये बड़े स्तर पर विकसित है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारा बिहार हो गया, ठीक है, यूपी हो गया, इसके अलावा छत्तीसगढ़ जैसे जो क्षेत्र हैं ये सब क्या है, ये सब अल्प विकसित है, तो इनका समान विकास नहीं है। ये समस्या है, क्षेत्रों का समान विकास करना चाहिए। उर्वरक रहित कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। उर्वरक रहित कृषि को प्रोत्साहित करने का मतलब है यानी इस प्रकार से कृषि की जाए जिसके अंतर्गत जो संश्लेषित खाद वगैरह होती है उसका कम से कम उपयोग हो, जिसकी वजह से क्या होता है, भूमि को नुकसान होता है। ठीक है, तो जो रासायनिक खाद वगैरह डाली जाती है उसका उपयोग कम हो जिससे भूमि को कम नुकसान हो, ठीक है, और वो लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहे। और साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करके। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन क्या क्या होते हैं, जैसे आपका कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, जंगल हो गए, पेड़ हो गए, वन हो गए, जीव जंतु हो गए, तो इन सबको क्या करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। क्यों संरक्षित करना चाहिए, क्योंकि भाई इन्हीं की वजह से हम जीवित हैं, हम सब इन्हीं पर निर्भर हैं। ठीक है, तो अगर इन सब का दोहन हम कर लेंगे तो आगे जाकर क्या होगी, समस्या होगी। तो इन सब तरीकों से सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देना चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें तो आपको पता होना चाहिए खंडित और प्रादेशिक नियोजन किसे कहते हैं, नियोजन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। ठीक है, लक्ष्य क्षेत्र या लक्ष्य समूह में से इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये दोनों खंडित और प्रादेशिक पते होने चाहिए। और साथ ही साथ नियोजन क्या होता है और सतत पोषणीय विकास क्या होता है। छोटा सा चैप्टर है, कम ही टॉपिक है, ठीक है, तो सभी आप कर लेंगे तो आराम से हो जाएंगे। बच्चों को दिक्कत रहती है सर नोट्स कहाँ से ले, तो नोट्स लेने के लिए वेबसाइट पे जाओ ना भाई। वेबसाइट का नाम क्या है, crisscrossclasses.com। ठीक है, साथ ही साथ नीचे व्हाट्सएप का लिंक भी दिया गया, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाकर भी क्या कर सकते हैं, अपने टीचर से पर्सनली बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम के अंदर से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, और अगर कोई दिक्कत हो सो यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर एज वेल।
ठीक है। इसी के साथ साथ अगर कोई भी समस्या हो तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर अवेलेबल एवरीवेयर। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चाहे नोट्स हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्विजेज हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, मैप वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। ठीक है, कंटिन्यूअसली वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के अंदर। अगर आप अभी अभी 12th के अंदर आए हो तो पूरी प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर 12th के मिड हाफ में हो, यानी आपके एग्जाम अभी होने वाले, तो डेफिनेटली आपको ये लास्ट की वीडियोस देखने के बाद हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को जरूर फॉलो करना चाहिए, जो जल्दी ही आ जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम इस क्लास को यहीं फिनिश करेंगे। आई होप सबको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो सो यू कैन कमेंट बिलो, वी विल डेफिनेटली गिव द आंसर। थैंक यू।